खबरों का सारथी। आंध्र प्रदेश की फार्मा फैक्ट्री में आग से 17 की मौत। हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार को सीएम की तरफ से मिलेगा 1 करोड़ का मुआवजा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर आज कांग्रेस ने किया देश भर में प्रदर्शन। सेबी चीफ माधवी बुच के इस्तीफे और अडानी मामले में जेपीसी की जांच की मांग। कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। जम्मू कश्मीर चुनाव में उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। राहुल बोले, जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दिलाना प्राथमिकता है। इंडिया कांग्रेस ने मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ा, अब उनकी छाती 56 इंच की नहीं। बदलापुर यौन शोषण मामले में हाई कोर्ट ने कहा, बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। ये कैसी स्थिति है? स्कूल प्रशासन पर पॉस्को में केस दर्ज। यूपी में 80 गांव बाढ़ के प्रभावित। 24 घंटे में 7 की मौत। राजस्थान समेत 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। खबर दिल्ली से है। हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट में अडानी मामले में सेबी की प्रमुख माधवी बुच को भी आरोपी बताया है। मोदी सरकार पर अडानी को लेकर के कई तरह के आरोप एक बार फिर तूल पकड़ने लगे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया या कार्रवाई सामने नहीं आई है। दिल्ली के विजय विहार थाना इलाके में एक ऑटो चालक की हत्या का मामला सामने आया है। विजय विहार में कुछ अज्ञात लोगों ने ऑटो चालक पर इस कदर चाकू से वार किया है कि उसे दम तोड़ दिया। अभी तक ये पुष्टि नहीं हो सकी है कि आखिर इस हत्याकांड में क्यों अंजाम दिया गया। वो मेरे भाई हैं, दूसरे नंबर के। हम 6 भाई हैं। क्या घटना हुई है कल, इसके बारे में थोड़ा। एक्चुअली में मुझे सारी जानकारी तो नहीं है, क्योंकि मैं कल से अलीगढ़ गया हुआ था। अभी आधा घंटे पहले ही आया हूँ। मगर मुझे जो जानकारी मिली है यहाँ से, वो पता चला है कि जो रात को लुटेरे हुए बच्चे होते हैं ना, वो 4-5 बच्चों ने उनको मिल करके चाकू मारे। कहाँ पे ये घटना हुई है और कैसे पूरी घटना हुई? ये घटना हुई है ए ब्लॉक में, फग्गन वाली गली में। नहीं, इसकी अभी जानकारी नहीं मिली कि क्यों मारा है, मगर पुलिस बता रही है कि हमने कुछ लड़के उठाए हैं, लाल पाटों से भी उठाए हैं, काफ़ी 20-25 लड़के उठाए हैं, बता रहे हैं वो, और जानकारी ले रहे हैं। मगर अभी जो मेन लड़के हैं ना, वो नहीं उठाए गए। खबर दिल्ली से। आम धारणा के विपरीत कि इस्लाम में अंगदान निषेध है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज इस भ्रांति को तोड़ने के लिए एक अनोखी पहल कर रहा है। वर्क ने 400 से अधिक लोगों को अंगदान के संकल्प के लिए एक मंच पर लाया, जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हैं। तो 36 संस्थाओं को सम्मानित करना है और कार्यक्रम जो होने जा रहा है वो लोधी रोड के ऊपर श्री सत्य साई इंटरनेशनल सेंटर है, वहाँ पर कार्यक्रम। इन संस्थाओं को सम्मानित करने का मकसद क्या है? संस्था का मकसद ये है, उद्देश्य ये है कि ये लोग सब आपस में जुड़ सके, एक दूसरे को जान सके। बहुत से नहीं जानते, अलग अलग अपना काम कर रहे हैं। वो लोग जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, सचमुच कर रहे हैं, तो उनको दूसरे भी पहचाने और उनको वो लोग आपस में भी एक दूसरे को पहचाने। हमें तो कोई भी बुलाता है, हमारा और बहुत किया है हमने, हमें कोई बुलाता है और कहता है कि ये काम है हमारा, हमारे साथ में हमारे करा दी, तो उनका बैनर होता है और हमारे कार्यकर्ता जाते हैं कि अच्छा काम है, हम साथ हैं। 36 सालों से किस तरीके से संस्था काम कर रही है और कहाँ कहाँ अभी तक संस्था का आपका गठन हो गया? कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं? देखिए, कुल मिला के तो संख्या कम है, कुल मिला के संख्या तो 3-4 हज़ार होगी, लेकिन ये 3-4 हज़ार 3-4 लाख पर भारी है, इसलिए कि लगातार काम करते हैं, हर जिले के अंदर करते हैं। और फिर हमारे सहयोगी मानने वाले या पसंद करने वाले जो हैं वो बहुत हैं, जो सहयोगी दूसरे हैं। तो हम अभी तक 250 जिलों के अंदर ज़्यादा सक्रिय हैं, चल रहे हैं आगे। इतना समय भी इसलिए लगा खाली 250 जिलों में, वही के फिर हमारी जो शर्तें हैं वो ये नहीं कि खाली कोई फॉर्म भर दे, बल्कि बात ये कि उन्हें आकर काम करना पड़ेगा, और काम करने में काम करना है और अपना समय निरंतर लगाना भी है और पैसे भी देना। संस्था का उद्देश्य क्या है? बस संस्था का उद्देश्य एक शब्द में अगर कहूँ तो कंपैशन, करुणा और रहमत। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। गुरुवार 22 अगस्त को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी 90 सीटों पर दोनों दल
एक साथ चुनाव लड़ेंगे। सीटों को आज रात तक फाइनल कर लिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि हम फिर से सत्ता में आएंगे। हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जम्मू कश्मीर का 2 दिवसीय दौरा काफी अहम माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर के दौरे से सियासी गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने श्रीनगर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, जैसे कि हमें पता चला है कि चुनाव होने वाले हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे और हम मिले और हमने तय किया है कि हमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर आना चाहिए। हम जम्मू कश्मीर के लोगों और हिंदुस्तान के हर राज्य के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व व राज्य का दर्जा सबसे जरूरी चीज है। मेरा आपके साथ दूसरा रिश्ता है। इस बात को मैं हर बार यहां आता हूं, ये मुझे और गहराई से समझ आती है। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। तो ये मैसेज मैं आपको देना चाहता था। 2-3 और चीजें कहूंगा। अगर कॉन्फिडेंस से, निडरता के साथ किसी ने जम्मू कश्मीर में काम किया है तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। मैं जानता हूं आप लोगों को क्या सहना पड़ता है, मगर आप कांग्रेस पार्टी का झंडा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए आप रोज लड़ते हो और जान देने के लिए आप तैयार रहते हो। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद कई बार केंद्र शासित प्रदेश को राज्य में बदला गया है, लेकिन एक ही उदाहरण है जब राज्य का दर्जा छीनकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। कहा, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व हमारे लिए और देश के लोगों के लिए जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं लोकतंत्र की रक्षा पूरे देश में करता हूं, लेकिन मेरे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल के दर्द को मिटाना ही लक्ष्य है। जो आपको सहना पड़ता है, जिस दर्द में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, उसे मैं मल्लिकार्जुन खड़गे, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। हम नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। मेरा आपके साथ दूसरा रिश्ता है। इस बात को मैं हर बार यहां आता हूं, ये मुझे और गहराई से समझ आती है। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। तो ये मैसेज मैं आपको देना चाहता था। 2-3 और चीजें कहूंगा। अगर कॉन्फिडेंस से, निडरता के साथ किसी ने जम्मू कश्मीर में काम किया है तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। मैं जानता हूं आप लोगों को क्या सहना पड़ता है, मगर आप कांग्रेस पार्टी का झंडा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए आप रोज लड़ते हो और जान देने के लिए आप तैयार रहते हो। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि उनका रिश्ता जम्मू कश्मीर से है, इसीलिए हमारी अपेक्षा है कि जम्मू कश्मीर की जनता आने वाले चुनाव में जरूर हमारा साथ देगी, लेकिन आपको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। भाजपा हमेशा तय करेगी कि कहां से चुनाव शुरू करने हैं, किस ढंग से लोगों को चुनकर लाना है, और उनका सारा गुस्सा कांग्रेस के ऊपर है। खड़गे ने कहा, दूसरी पार्टियों के ऊपर गुस्सा नहीं, क्योंकि दूसरी पार्टियां लड़ती ही नहीं हैं। लड़ने वाला एक ही बहादुर व्यक्ति है और वो है राहुल गांधी। इसीलिए डरने वालों का साथ मत दीजिए। हम लोग, हमारी पार्टी आपके साथ है और साथ रहेगी। हमें केवल वोटों के लिए आपकी जरूरत नहीं, बल्कि हमें इस देश को बचाने के लिए आपका वोट चाहिए।
कि जम्मू कश्मीर की चुनाव अगर हम जीतेंगे तो सारा हिंदुस्तान हमारे कब्जे में आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल जी भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरा रिश्ता जम्मू कश्मीर से है। वो सिर्फ चाहना या नहीं चाहना नहीं, मेरा खून का रिश्ता है जम्मू कश्मीर। तो इसीलिए हमारी अपेक्षा है कि जम्मू कश्मीर इस आने वाले चुनाव में जरूर हमारे साथ देगा। पूरी आपको ताकत लगानी पड़ेगी। और ये चुनाव यहाँ पर तो 3 चरण का चुनाव हो रहा है। ये बीजेपी हमेशा तय करती है कि किस जगह से इलेक्शन शुरू करना, किस ढंग से अपने लोगों को चुन के लाना, और उनका सारा गुस्सा कांग्रेस के ऊपर है, दूसरे पार्टियों के ऊपर नहीं है, क्योंकि दूसरे पार्टियां लड़ते ही नहीं और लड़ने वाला एक ही बहादुर शख्स है, वो राहुल गांधी जी। तो इसीलिए डरने वालों का साथ मत दो। जो डरते हैं वो मरते हैं, और जो तुम्हारे साथ रहेंगे, हम लोग, हमारी पार्टी आपके साथ है। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने लोगों को आश्वासित किया है कि उनकी परेशानियों को दूर किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। इस दौरे के माध्यम से कांग्रेस ने यह भी संकेत दिया है कि वे आगामी चुनावों में जम्मू कश्मीर की स्थिति को गंभीरता से लेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को मेहनत और सम्मान की रक्षा करेंगे। पार्टी तय की, राहुल जी के नेतृत्व में हमने ये कदम उठाया है कि कश्मीर को स्टेटहुड हम दिलाएंगे। हम उसके लिए, स्टेटहुड के लिए पूरा वायदा करते हैं कि हम काम करेंगे। और ये जो उन्होंने, जैसा अभी राहुल जी ने बताया था उधर, कि आज तक संविधान में जो भी यूटीज हुए हैं, वो यूटी से स्टेटहुड बना है, स्टेट्स बने हैं, लेकिन स्टेट से यूटी नहीं बना। इन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट था, इसको उन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाया, और बना के किसी को कोई हक नहीं। उन्होंने ये, आज यहाँ काउंसिल नहीं है, असेंबली नहीं है, पंचायत नहीं है, म्यूनिसिपालिटी नहीं है। लोग इतने दिन से जो जहाँ जमहूरियत होती है, उस जमहूरियत को हिफाजत करने के बजाय इन्होंने तोड़ना सीखा, और आज तक इलेक्शन नहीं हुआ। वो अब इलेक्शन अनाउंस किए हैं, वो इसलिए किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था। श्रीनगर में राहुल गांधी ने कहा कि जिस डर में आप जीते हो, इसको मैं पूरी तरह से मिटाना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को क्या सहना पड़ता है। गठबंधन होगा, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता की इज्जत के साथ होगा, क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदा कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने में और भारत की रक्षा करने में गुजार दी। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। उचित कार्रवाई की न्याय की मांग कर रहा है।
देखिए, हड़ताल जब तक चलेगी, जब तक हमारी मांगे जो कि बहुत बेसिक सुरक्षा से रिलेटेड मांगे हैं वो पूरी नहीं होंगी, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई मतलब नहीं बैठता है। तो हम हड़ताल पर रहेंगे, हमें पूरा भरोसा है सिस्टम पे, तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे रहेगा। पर जो पेशेंट्स के लिए दिक्कत हो रही है, हम उसके लिए अपनी तरफ से हर पॉसिबल मेजर उठा रहे हैं। जैसे कि आप अगर जानते होंगे, यहाँ पे हम PGIMS कैंपस में हमने पिछले 2 दिन से एक पैरेलल OPD स्टार्ट करी है, जिसमें हम पेशेंट्स को देख रहे हैं। हमने इमरजेंसी सर्विसेज कभी भी बंद नहीं करी हैं, किसी पेशेंट का इमरजेंसी में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आज हमारी OPD में एक ब्लड डोनेशन कैंप भी चल रही है। तो अगर इस सबको आप देखें तो हम अपने दिल से नहीं चाहते किसी भी पेशेंट की कोई भी तरह से कोई नुकसान हो, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जो है 11वां दिन बेशक हो गया हो, लेकिन ये आंदोलन जो है ये बहुत ज़्यादा रफ्तार से जो है, चाहे आप मेडिकल कम्युनिटी की बात करें, चाहे आप नॉन मेडिकल्स की बात करें, ये आंदोलन ग्रो कर रहा है। और हर इंसान, हर आमजन इसको अपने मुद्दे की तरह देख पा रहा है कि ये मुद्दा उसके घर तक पहुंच रहा है, उसकी बहन तक पहुंच रहा है, उसकी माँ तक पहुंच रहा है, उसके जो है चहीते लोगों तक पहुंच रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस समय एक डॉक्टर्स कम्युनिटी का मुद्दा ना हो के राष्ट्रीय स्तर पर महिला सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है, राष्ट्रीय स्तर पर कैंपस सेफ्टीज का मुद्दा बन चुका है। चाहे वो कोई भी शिक्षण संस्थान हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आज हर कॉलेज के बच्चे ये देख रहे हैं कि हमारा कैंपस हमारे लिए कितना सुरक्षित है। तो डॉक्टर साहब, जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती क्या आंदोलन ऐसे ही रहेगा? देखिए, बिल्कुल आंदोलन रहेगा। और मैं एक बात आपको ये कहना चाहूंगा कि मरीजों के हित को देखते हुए जो है रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए ने जो धरना स्थल है उसके ऊपर जो है पिछले 2 दिन से लगातार जो है एक पैरेलल OPD के नाम से हमने लोगों के स्वास्थ्य के हित में एक प्रयास शुरू किया है कि जो भी मेजर जो क्लिनिकल स्पेशलिटीज होते हैं, चाहे आप मेडिसिन विभाग की बात करें, सर्जरी की बात करें, स्त्री विभाग की बात करें, तो डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स खुद अपना जो है डॉक्टर धर्म निभाते हुए जो है मरीजों को देख रहे हैं, ताकि हम उनको ये संदेश दे सकें, ताकि ये ना हो कि भाई यहाँ से मरीज वापस लौट रहा है अस्पताल। अटेर के किपौना गांव में रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने गए युवक को प्रेमिका के स्वजनों से पकड़ लिया गया और युवक की रात भर मारपीट के साथ ही युवक के प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल और लाल मिर्च पाउडर डाला गया। खबर रतलाम से है। बांसवाड़ा मार्ग स्थित ग्राम सरवन के आर के ढाबे के समीप मौजूद पुल पर 2 पहिया स्कूटी वाहन चालक अनियंत्रित होकर पुल के नीचे नदी में जा गिरा, जिससे एक व्यक्ति की मौत मौके पर ही हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि वाहन चालक स्कूटी लेकर सरवन से सैलाना की ओर जा रहा था। प्रदेश के बलौदा बाजार हिंसा में आरोपी बनाए गए कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के समर्थन में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। बलौदा बाजार हिंसा को लेकर सरकार के इंटेलिजेंस फेल बतलाया गया है। साथ ही बलौदा बाजार हिंसा में सरकार निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। सबसे पहले जब बलौदा बाजार की घटना हुई, निंदनीय घटना है, और उसके बाद फिर लगातार कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। जो निर्दोष हैं उनको भी कई बार गिरफ्तार किया जा रहा है। हम जांच के या किसी एक्शन के खिलाफ नहीं है। जो दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन निर्दोषों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। उसके बाद अभी देवेंद्र यादव जी को बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था। जब भी बुलाया जा रहा था वो वहाँ पर जा रहे थे। उनके घर से द्वेषपूर्वक कार्रवाई करते हुए उनको अरेस्ट कर लिया गया। कांग्रेसियों को ज़्यादातर टारगेट किया जा रहा है। देवेंद्र यादव जी की गिरफ्तारी के बाद हम लोग की विधायक दल की बैठक हुई, जिसके बाद विधायक दल की बैठक के बाद हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेने का निर्णय भी लिया, और उसके बाद हम जेल भी मिलने गए थे। उनसे 5 वरिष्ठजनों को मिलने की परमिशन मिली थी, वो लोग मिलकर आए थे। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बरेली से खबर है। 7 लाख लेकर थाना प्रभारी ने 2 तस्करों को छोड़ा। बरेली से खबर, 7 लाख लेकर थाना प्रभारी ने 2 तस्करों को छोड़ा। मादक पदार्थ तस्करों 7 लाख रुपया लेकर छोड़ा। एसपी ग्रामीण मानुष पारिक
ने थाने में मारा छापा। एसएसपी अनुराग आर के निर्देश पर मारा छापा। आज दिन में गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि थाना प्रभारी फरीदपुर निरीक्षक राम सेवक के द्वारा रात्रि में 2 संदिग्धों को एनडीपीएस के आरोप में पकड़कर 7 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया गया है। इसकी जांच के लिए सीओ फरीदपुर गौरव सिंह तत्काल थाने पर गए। थाने पर थाना प्रभारी राम सेवक थाने से गायब हो गया। इसका कमरा चेक करने पर कमरे से लगभग 9,96,000 रुपये कैश बरामद हुआ है। जाँच में ज्ञात हुआ है कि रात्रि में आलम पुत्र मोहम्मद इस्लाम और नियाज अहमद पुत्र शेर मोहम्मद दोनों निवासी नवदिया चौक थाना फरीदपुर को थाने पर लाया गया था, जिनको 7 लाख रुपए लेकर थाना प्रभारी द्वारा छोड़ दिया गया था। इस संबंध में सीओ फरीदपुर की तहरीर पर थाना फरीदपुर पर एफआईआर नंबर 633/24 धारा 308(6) 127(2) BNS और 7/13 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पंजीकृत किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही इसकी गिरफ्तारी करते हुए आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और अब अगली खबर आपको बता रहे हैं हम गोरखपुर से, जहां पर टीवी न्यूज़ इंडस्ट्री से जुड़ी एक दुखद खबर सामने आई है। कानपुर में के न्यूज़ के आउटपुट डेस्क की प्रोड्यूसर दीपिका वर्मा की माताजी का गोरखपुर में निधन हो गया। दीपिका वर्मा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनकी मां सावित्री वर्मा बीते कई दिनों से बीमार चल रही थी, जिनका इलाज जारी था। मेडिकल रोड गोरखपुर में 65 साल की उम्र में सावित्री वर्मा का निधन हो गया। वहीं देर शाम विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। के न्यूज़ परिवार इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता है। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा की शुरुआत कल से होने वाली है। 5 दिवसीय चलने वाली सिपाही पदों की पुलिस भर्ती परीक्षा में 48 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे और देश के 28 राज्यों से आएंगे। परीक्षा में किसी भी प्रकरण की गड़बड़ी और सॉल्वर गिरोह द्वारा सेंधमारी ना हो, इसके लिए पुलिस के अफसरों ने चाक चौबंद व्यवस्था का दावा किया है। देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती के लिए 60,244 पदों पर 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी आज से अपने अपने केंद्रों तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। 23 अगस्त को होने वाली परीक्षा 2 पालियों में होगी, जिसमें पहली पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली 3 से 5 बजे तक होगी। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी पुलिस भर्ती परीक्षा में सेंधमारी न हो, इसके लिए पुलिस भर्ती बोर्ड ने खास प्रबंध किए हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजीव कृष्णन ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये पूरी परीक्षा कराई जा रही है, जिसमें 48,17,000 अभ्यर्थी अलग अलग प्रदेशों से शामिल होंगे। उनका कहना है कि शुरुआती दौर में पढ़ने वाली परीक्षा के 3 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। साथ ही अभ्यर्थियों को आने जाने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए यूपी रोडवेज बसों में अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाकर फ्री सेवा ले सकेंगे। यही नहीं, परीक्षा केंद्रों के कक्ष में वॉल क्लॉक लगाई जा सकेगी। यही नहीं, अधिकांश परीक्षा केंद्र शहरी इलाकों में बनाए गए हैं, ताकि बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की समस्या एवं असुविधा न हो। कल दिनांक 23 अगस्त से उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी नागरिक पुलिस पदों के लिए सीधी भर्ती 2023 शुरू होने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरक नेतृत्व में और मार्गदर्शन में ये भर्ती 23, 24, 25 अगस्त, 30 और 31 अगस्त में की जाएगी। इस भर्ती में करीब 60,244 पद हैं। कुल 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर टोटल 16,514 कक्ष में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रत्येक पाली में, प्रत्येक दिन 2 पालियों में परीक्षा होगी और करीब 33,200 इन्विजिलेटर नियुक्त किए गए हैं। इस पूरी परीक्षा में करीब 48,17,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे और इसमें प्रत्येक दिन 2-2 शिफ्टों में लगभग 4,81,000 के आसपास अभ्यर्थी भाग लेंगे। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 2 पालियों में होने वाली परीक्षाओं के लिए पुलिस अफसरों ने जिला स्तर से लिंक पुलिस भर्ती बोर्ड में परीक्षा कंट्रोल कमांड का एक बड़ा सेंटर बनाया है, जहां से सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जाएगी।
उत्तर प्रदेश में कल से शुरू होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के शासन प्रशासन सख्त है और इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश पुलिस के कमांड कंट्रोल रूम पे। आप हमारे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, किसका कैमरा स्टिल है और किसका चलती हालत में ये सभी चीजों को देख रहा है। और जरूर ये कहा जा सकता है कि जो भर्ती परीक्षा आज से फरवरी यानी कि 6 महीने पहले जो सोलवा गैंग के गिरोह की दखलंदाजी के बाद सेंधमारी की गई थी और उस पूरी परीक्षा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रद्द कर दिया था, अब वो परीक्षा 60,244 पदों पर जो सिपाही भर्ती परीक्षा है वो फिर से होने जा रही है और 5 दिवसीय परीक्षा सुरक्षित तौर से कराने के लिए कटिबद्ध है और पूरे कमांड कंट्रोल रूम में इस तरीके की निगरानी के लिए CCTV के जाल बिछाए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश शर्मा के साथ शिवा शर्मा के न्यूज लखनऊ। पुलिस भर्ती बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिसमें अब तक 12,000 कॉल भी आ चुकी हैं। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि इस बार फिर से लीक हुई परीक्षा को कराने के लिए जांच में जुटी टीम को पता चला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए 20,500 संदिग्ध अभ्यर्थियों को चिन्हित किया है, जिन्हें हम परीक्षा केंद्रों पर 4 घंटे पहले बुला रहे हैं। कल दिनांक 23 तारीख को प्रथम पाली में 4,81,837 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं, जिसमें से 3,21,807 लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। इसी प्रकार से कल दूसरी शिफ्ट में 4,81,836 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं, जिसमें से 3,21,136 अभ्यर्थियों द्वारा उनका डाउनलोड किया जा चुका है, उनका जो आवेदन पत्र एडमिट कार्ड है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए इस बार विशेष प्रबंध किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क बस सेवा का प्रबंध किया गया है। यूपी रोडवेज में प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर, प्रत्येक परीक्षा कक्ष में एक वॉल क्लॉक का प्रबंधन किया गया है, क्योंकि बोर्ड की नियमावली के अनुसार उनको घड़ी ले आना या कोई डिजिटल इक्विपमेंट ले आना मना है। तो परीक्षा में अपने 2 घंटे के कार्यकाल में 2 घंटे के पीरियड को अच्छे से वो टाइम मैनेजमेंट कर सके, इसके लिए बोर्ड के द्वारा प्रत्येक कक्ष में एक घड़ी वॉल क्लॉक दी गई है। पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि 11 टेलीग्राम चैनलों को चिन्हित किया गया है, जहां प्रश्न पत्रों के खरीद फरोख्त की बात चल रही थी, जिसके प्रमाण उनके पास भी है, जिस पर गुरुवार को हुसैनगंज थाने में FIR दर्ज कराई है। रेलवे विभाग द्वारा भी विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। अभी मुझे कुछ लेटेस्ट जानकारी मिली है कि उन्होंने उसके लिए विशेष प्रबंध किए हैं। इसको हम अपने ट्विटर हैंडल पर जारी कर देंगे। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए अधिकांश परीक्षा केंद्र शहरी क्षेत्रों में ही हैं, उनको बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कॉल सेंटर, हेल्पलाइन बनाई गई हैं। अभी तक इन कॉल सेंटर जो हमारी हेल्पलाइन हैं, जिनके नंबर हम पहले ही जारी कर चुके हैं आपके माध्यम से और हमारे ट्विटर हैंडल पर हैं, अभी तक करीब 12,000 कॉल्स आई हैं। इसी प्रकार से जो UPPRB का जो मेल है और जो ट्विटर हैंडल है, उस पर भी लगातार हमको अभ्यर्थियों के फीडबैक प्राप्त हो रहे हैं। बोर्ड इन सभी फीडबैकों का सम्यक अध्ययन करता है और तत्काल रिस्पॉन्ड करता है और इसी प्रकार से कई सारे इश्यूज जो उनके थे उनको बोर्ड ने मानते हुए उसमें उनको रिजॉल्व किया और उनके पक्ष में निर्णय दिया। राजीव कृष्ण ने बताया कि इस परीक्षा को पारदर्शी तरीके से कराने के लिए 2300 मजिस्ट्रेट और 25,000 पुलिसकर्मी परीक्षा ड्यूटी में लगाए गए हैं। यही नहीं, 3.25 लाख अभ्यर्थी ऐसे चिन्हित हुए हैं जिन्हें परीक्षा केंद्रों तक 4 घंटे पहले पहुंचने के आदेश दिए गए हैं। यही नहीं, परीक्षा की सेंधमारी से बचने के लिए 1,541 अपराधियों की लिस्ट उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर और STF को सौंपी है। ये वो गैंग के लोग हैं जो परीक्षा की सेंधमारी कराने में आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनको ईमेल और एक्स के जरिए दर्जनों शिकायत मिली है। परीक्षा के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कई बार इसमें मीटिंग में सुरक्षा की समीक्षा की गई है। इसमें जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है, उसके माध्यम से करीब 20,500 संदिग्ध अभ्यर्थियों की पहचान की गई है। 500 अभ्यर्थियों की पहचान की गई है। अभी तक हमारी एक यहाँ पर स्पेशलाइज्ड सोशल मीडिया एनालिसिस टीम है। उस एनालिसिस के द्वारा करीब 11 टेलीग्राम चैनलों का पता लगाया गया है, जिनमें इस प्रकार की ठगी की जा रही थी कि वो ऐसा क्लेम कर रहे थे कि उनके पास परीक्षा के पर्चे उपलब्ध हैं और पैसे देकर के उनको खरीदा जा सकता है, 4,000 5,000 इस तरह का। ऐसे 11 टेलीग्राम चैनलों और कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध
कल दिनांक 22 तारीख को आज प्रातः दिनांक 22 तारीख को भर्ती बोर्ड द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। लखनऊ से के न्यूज इंडिया के लिए शिवा शर्मा की रिपोर्ट। अमरोहा में कल से शुरू होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा की स्थिति का जायजा लेने के लिए आज जेएमएसपी ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक कुमार अनुपम सिंह और जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया और किसी भी तरीके में कोई लापरवाही ना हो इसके लिए भी कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए। अमरोहा जिले में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिनमें सीसीटीवी कैमरे लगाए जो सीधे अमरोहा मुख्यालय पर पैनी नजर रखेंगे और अमरोहा जिले में खुफिया तंत्र भी अलर्ट मोड पर है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर भी विशेष टीम की गई है जो संदिग्धों पर नजर रखेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर के जनपद में सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स, नोडल अफसर सभी की तैनाती हो गई है। सीसीटीवी कैमरा, स्ट्रांग रूम सब निर्धारित बोर्ड के निर्देशानुसार तैयार किए गए हैं। साथ ही साथ ये भी व्यवस्था की गई है जो अभ्यर्थी बाहर से आ रहे हैं उनके रुकने में असुविधा न हो तो उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे हेल्प डेस्क बनाई जा रही है और वहाँ पे साइनेज बोर्ड वगैरह तैयार किए जा रहे हैं जिससे कौशाम्बी जिलाधिकारी मधुसूदन हुगली ने प्राथमिक विद्यालय जलालपुर बोरियों, प्राथमिक विद्यालय कासियापुर प्रथम, द्वितीय व आंगनवाड़ी केंद्र जलालपुर बोरियां एवं आंगनवाड़ी केंद्र कासियापुर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हाथरस में कलेक्ट्रेट व तहसीलों में से एक दिन के लिए सभी काम हुए बंद। बाबू कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के आह्वान पर एक दिन का धरना देकर 22 सूत्री मांगों का मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी आशीष कुमार को सौंपा। हमारी प्रदेश लेवल पे आज धरना प्रदर्शन किया गया है। हमारी कलेक्ट्रेट के सभी कर्मचारियों की 22 सूत्री मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जो है सबसे मुख्य है हमारी मांग कि जनपद न्यायालयों को कार्यालयों को मिनी सचिवालय घोषित किया जाना तथा कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों का 10% नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति किया जाना तथा पुरानी पेंशन बहाल किए जाना और इसमें 22 हमारी मांगें हैं जो ये ज्ञापन के माध्यम से हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। जहां बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ हिंदू रक्षा समिति के तत्वाधान में विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में मौजूद हिंदू रक्षा समिति के सदस्य मौजूद रहे। बिल्लौर विधायक राहुल बच्चा सोनकर भी प्रदर्शन में शामिल हुए। बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। समिति के पदाधिकारियों ने एसडीएम बिल्लौर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन यात्रा बिल्लौर के एक इंटर कॉलेज से शुरू होकर भ्रमण करते हुए एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के बाद समाप्त हो गई। खबर लखनऊ से। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सामने आने के बाद देश में अडानी ग्रुप को लेकर जेपीसी गठित करने की मांग को लेकर कांग्रेस जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रही है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता हजरतगंज स्थित परिवर्तन निदेशालय
का घेराव करने निकले। खबर अयोध्या से है। भदरसा गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपी मोहित खान के कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। दोपहर 1 बजे से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। आरोपी मोहित खान की जो बिल्डिंग बनी थी वह तालाब की जमीन सरकारी जमीन पर पाया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी का परिवार हाईकोर्ट गया था, जिसके लेकर कल कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी, लेकिन उससे पहले ही अयोध्या प्रशासन ने अपनी कार्रवाई कर दी। इनके द्वारा चक्रोड और तालाब की ज़मीन पर कब्जा किया गया था और उसके बाद जो व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स चलाया जा रहा था, ये कॉम्प्लेक्स किसी कहीं से भी नक्शा इसका पास नहीं था। इसी के तहत जो है अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिस दी गई थी, जिसके तहत इन्होंने कोई नक्शा जमा नहीं कराया, तो अभी दोस्तीकरण का आदेश पारित किया गया और उसी के तहत दोस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। आगे कार्रवाई का दोस्तीकरण कंप्लीट करके कार्रवाई खत्म हो जाएगी। शासन के निर्देशों के अनुरूप में जो विधिक कार्रवाई की जा रही है वो हम करवा रहे हैं। यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है और आसपास के इलाकों को हमने खाली करवा लिया है। यहाँ पर 7 SHOs लगाए गए हैं, एक कंपनी 2 सेक्शन PSC लगाई गई है और बाकी हमने अपना लोकल पुलिस बल जो हमने इकट्ठा किया था उसे लगाया है। अभी तक कोई बाधा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य है। हमारा कोई ऐसा इनपुट भी नहीं है कि कोई अव्यवस्था होगी। खबर कौशाम्बी से। 12 साल से पार्टी की सेवा कर रहे बूथ अध्यक्ष को तलबी रकबा की शिकायत करना भारी पड़ गया। जिलाध्यक्ष का दबाव नहीं मानने पर प्रशासन के सहारा लिया गया और बूथ अध्यक्ष के निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास और प्रशासन का बुलडोजर चल गया। बूथ अध्यक्ष का आरोप है कि कौशाम्बी जिलाध्यक्ष धर्मराज मौर्य द्वारा बूथ अध्यक्ष पर तलबी नंबर की शिकायत वापस करने का दबाव बनाया जा रहा था। बूथ अध्यक्ष ने 49 देवेंद्र पांडे ने अपनी ही पार्टी के जिलाध्यक्ष के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। देवेंद्र पांडे बूथ अध्यक्ष भाजपा छबड़ियन का पूर्वा। मैं गरीब ब्राह्मण परिवार से हूँ। मुझे प्रधानमंत्री आवास मिला था, जिसको मैं 8 ईंट उठा लिया था, 2 किस्त प्राप्त किया था। मैंने जितेंद्र साहू तालाबी नंबर में कब्जा किया था, उसके लिए दरखास्त दिया, तो मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मराज मौर्य जी बार बार दबाव बना रहे थे 2-3 महीने से लगातार। और जब मैं नहीं अपनी कंप्लेन वापस लिया तो मेरा ही जाके मकान गिरा दिए और उसके साथ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। खबर कानपुर से है। विश्व हिंदू परिषद ने भारत सरकार से यह आग्रह किया है कि वह बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए। बांग्लादेश हिंसा और अराजकता से ग्रसित अरुणपुरी महंत सिद्धनाथ ने कहा कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने और देश छोड़ने के बाद अराजक तत्व हावी हो गए हैं। कानून व्यवस्था सर्वथा निष्प्रभावी हो चुकी है। इस पर आधारित स्थिति में वहां के जिहादी तत्वों ने हिंदू समाज को बड़े पैमाने पर उत्पीड़न शुरू कर दिया। विश्व हिंदू परिषद के कानपुर प्रांत के प्रांत मंत्री राजू पोरवाल ने सरसैया घाट से निकली गई विरोध यात्रा में कहा कि बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से हिंदू अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। पूरे बांग्लादेश में हर जिले में ये विभत्स कृत्य होने की सूचना है। कट्टरपंथियों के निशान से शमशान तक नहीं बचे हैं। मंदिरों को भारी क्षति पहुंचाई गई है। बांग्लादेश में शायद ही कोई जिला बचा हो इनकी हिंसा व आतंक का निशाना न बना हो। वही प्रांत कार्याध्यक्ष डॉक्टर उमेश पालीवाल ने कहा कि निश्चित ही भारत इस परिस्थिति में आंखें मूंद कर नहीं रह सकता। भारत ने परंपरा से ही विश्व भर में उत्पीड़ित व्यक्तियों की सहायता की है। देश में जिस तरह के हिंदू, खास करके वहाँ की जो हिंदू बहन बेटी हैं, उनकी आबरू लूटी जा रही है। उनके वस्त्र उतार के उनके पिता और उनके भाइयों, उनके घर के लोगों के सामने उन्हें बलात्कार किए जा रहे हैं।
वहाँ के मंदिरों को आग के हवाले किया जा रहा है, वहाँ के हिंदुओं की संपत्ति लूटी जा रही है। ये भयंकर दुर्भाग्यपूर्ण है और हिंदू समाज बहुत आक्रोश में पूरी दुनिया में, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, वहाँ भी हिंदू प्रोटेस्ट कर रहा है और भारत में तो बहुत संख्या में हम लोग हैं, लगभग 100 करोड़ लोग हैं। आज कानपुर ने वो करके दिखाया है, इससे सभी हिंदुओं को सीख लेनी चाहिए। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं संतों की अगुवाई में, लाखों की संख्या में। आज कानपुर में सरसैया घाट है जहाँ पे आप खड़े हुए हैं, यहाँ पे पूरी सड़क भरी हुई हिंदुओं से और हिंदुओं ने करके दिखाया है। इसी तरीके से लगातार करते रहना होगा अगर आने वाले समय में हम हमारी संस्कृति को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने आप को, अपने पुत्रों को, अपनी बहन बेटियों को, अपनी संपत्ति को, अपनी संस्कृति को, तो हमें ऐसे ही लगातार संगठन का परिचय देना होगा और इन कट्टरपंथियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की मांग करना होगा अथवा खुद हमें मजबूत होना होगा ताकि मुंहतोड़ जवाब इनको दे सके हम लोग। बांग्लादेश के अंदर सत्ता परिवर्तन के बाद जिस प्रकार से हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, उनकी संपत्ति लूटी जा रही है, उनको समाप्त करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसके विरुद्ध भारत का हिंदू समाज उनको नैतिक समर्थन देने और यहाँ की सरकार से आग्रह करने के लिए कि हिंदुओं की रक्षा हर कीमत पर हो, ऐसे सब प्रकार के प्रयत्न सरकार करे, ज्ञापन देने के लिए हम लोग नियम यहाँ जा रहे हैं। इस टाइम सरसैया घाट में मौजूद हो, जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं का जो अत्याचार हो रहा है, इसको लेकर शहर भर, देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारे साथ नीलिमा जी खटगार जी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं किस तरह से प्रोटेस्ट कर रही है, क्या पूरा मामला है। देखिए, सीधी सी बात, आज पूरी दुनिया के अंदर जो हिंदू हैं वो आक्रोशित हैं, पीड़ित हैं और बहुत व्यथा है हिंदुओं के अंदर। बांग्लादेश के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है और उस राजनीतिक घटनाक्रम के परिणाम स्वरूप जिस तरह से हिंदू नस्ल को खत्म करने का प्रयास वहां पर हुआ है, हमारी लाखों माताएं बहनें इसका जीवंत प्रमाण है कि वो उन्होंने सड़कों पर उतर करके अपनी वेदना को पूरी दुनिया के सामने रखने का काम किया है और इसको हिंदू सहन करने वाला नहीं है। आज कानपुर में इस स्थान पर ही नहीं, पूरी देश के अंदर और दुनिया के अंदर, और हमारी सीधी मांग सम्मानीय देश के प्रधानमंत्री जी से है कि वो कृपया सीधे हस्तक्षेप करें और वहाँ पर हिंदुओं की जो स्थिति है, पहले ही 21 से 8% रह गए हैं और वो वहाँ जो धर्मांतरण की परिस्थिति है, जो आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, जो घरों को आग लगाई जा रही है, प्रतिष्ठानों को फूंका जा रहा है, जीवन सुरक्षित नहीं है हिंदुओं का, वहाँ पर सीधे हस्तक्षेप करने की मांग हम कर रहे हैं। किस तरह से विरोध कर रहे हैं, आज देश भर में जो विरोध चल रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशासनिक तौर पर यहाँ पर हमारा पूरा विचार परिवार जो हिंदुत्व के लिए चिंतन करता है, विचार परिवार आज यहाँ एकत्रित हुआ है। हम यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं उनके माध्यम से एक ज्ञापन, एक निवेदन देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को देना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए हिंदुओं के अंदर काफी रोष दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि जिस तरह बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं पर जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो काफी रोष नजर आ रहा है। कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज इंडिया के लिए। खबर कानपुर से है। कानपुर के कल्याणपुर स्थित प्राचीन सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य का गुरुवार को विधायक नीलिमा कटियार ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर के निर्माण कार्य से संबंधित सभी हिंदुओं पर जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान विधायक नीलिमा कटियार ने इस परियोजना के अधिकारी राजीव कुमार डिमरी और अवर अभियंता संजीव चौरसिया से कार्यों के संबंध में बातचीत की और निर्माण कार्य के मानक के अनुरूप गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। यहाँ हमारे कल्याणपुर के लिए ही केवल नहीं, कानपुर ये पूरा आसपास का जो क्षेत्र है, ये जहाँ हम खड़े हैं, ये भगवान सोमनाथ जी का मंदिर है और गुजरात के बाद जिन भगवान सोमनाथ जी की बात होती है तो वो कानपुर के इसी मंदिर की बात होती है। और जिस तरह से वहाँ जो भगवान सोमनाथ विराजे थे गुजरात में, उनको हमलों का सामना करना पड़ा था, वैसे यहाँ जो हमारे भगवान विराजे हैं, यहाँ भी बहुत हमले हुए, बहुत संघर्ष हुआ, लोगों ने किस तरह से ये भगवान, अब आज के दिन में जिस तरह से सम्मानीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने और जो हमारे पर्यटन संस्कृति मंत्रालय का देखभाल कर रहे हैं मंत्री जयवीर सिंह जी, सबने मिलकर के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे सांस्कृतिक स्थल हैं और जो हमारी प्रेरणा पुंज है, हमारे ऊर्जा के केंद्र हैं, इन ऊर्जा के केंद्रों को न सिर्फ तराशा है, न सिर्फ व्यवस्थित किया है, बल्कि श्रद्धा के केंद्र का जो परिसर है वो श्रद्धा करने योग्य कैसे बन सके। अभी हम जहाँ भगवान सोमनाथ मंदिर के अंदर खड़े हैं, आप देखिए कि 400 वर्षों से ज़्यादा का यहाँ का इतिहास अभी जो जान पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं लोगों के सारे जो जैसे मुंडन का काम है। और ये आप इधर राइट हैंड पे दरवाजा है, यहाँ तालाब हुआ करता था और कई सारे रोगों को दूर करने का ये ईश्वर की अनुकंपा से स्थान था। इसका जल जो था, यहाँ से लोग पूजन करते थे,
जाते थे, स्नान करते थे, दर्शन करते थे। ये स्थल क्योंकि जीटी रोड के बिल्कुल लगा हुआ ये स्थान है, ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। हम बहुत आभार और विशेष रूप से यहाँ के जो आम जनमानस है, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, जो भोले बाबा के भक्त हैं, वो बहुत आभार। खबर इटावा से। इटावा जिले के बेकवर थाना क्षेत्र में एक मकान की दीवार गिरने से रास्ते पर ग्राम पंचायत की नाली निर्माण का काम कर रहे मजदूर मलबे में दब गए। इससे 3 मनरेगा मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। नदीपुर पंचायत में आज एक ये नाली बनाने के दौरान एक दीवार गिरने से ये घटना हुई, जिसमें 3 लोग मौके पे ख़त्म हो गए और 2 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया और जो मृतक हैं उनके पोस्टमार्टम के लिए उनके शव को भेजा जा रहा है। और ये चूँकि नाली बनाने के दौरान ये दीवार गिरी है, इससे ये दुखद घटना घटित हुई है। इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के साथ हूँ। मेरी तहसील के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। परिवारजनों को जो देय है वो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना के 5 लाख रुपया इनको मिलेगा, जिनके नाम ज़मीन है उनके और उनके परिवार में किसी को वो, और 30,000 रुपये राष्ट्रीय पारिवारिक का, 4,000 रुपये प्रति माह जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो ब्लॉक से मिलेगा, और अगर इनका आवास नहीं है तो इनके आवास भी बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई और इनकी मदद हम शासन से अपने स्तर से कर पाएंगे तो उसके लिए मेरा पूरा प्रयास होगा। देखिए, बकेवर के मेहंदीपुर में एक नाली का कार्यक्रम चल रहा था, तो उसका निर्माण जब हो रहा था तो वहीं बराबर की दीवार गिर गई है और उसमें 5 व्यक्ति जो मजदूर थे वो दब गए थे, जिनमें 3 की मृत्यु हो गई है। 2 का ट्रीटमेंट जारी है और बाकी कार्रवाई की जा रही है। परिवार के लोग अभी उनकी बॉडी नहीं उठने दे रहे हैं, क्या उनकी मांग है अभी लेकर के? अभी उठाए जा रही, वार्ता करके यथाशीघ्र सॉल्व। खबर लखनऊ से है। राजधानी लखनऊ के चर्चित श्रवण साहू हत्याकांड में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने श्रवण साहू हत्याकांड के 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी और कोर्ट ने मामले में अकील अंसारी, सत्यम पटेल, अमन सिंह, विवेक वर्मा, बाबू खान, फैसल, अजय पटेल, रोहित मिश्रा को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि 1 फरवरी 2017 को श्रवण साहू की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इससे पूर्व उनके पुत्र की हत्या कर दी गई थी। बेटे की पैरवी के दौरान ही पिता श्रवण साहू की हत्या हुई थी। वह अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए पैरवी कर रहे थे। उन्हें बेटे के हत्यारों की ओर से जान से मारने की लगातार धमकियां मिल रही थी। खबर आगरा से है, जहां प्रदर्शन के दौरान हुई मारपीट और मोबाइल छीनने की घटना को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। छिपी टोला बाजार में आशीष जैन की बेयरिंग की दुकान बंद नहीं करने पर प्रदर्शनकारियों ने व्यापारी से मारपीट की थी। पीड़ित व्यापारी का आरोप है कि प्रदर्शनकारी मोबाइल छीन कर ले गए। पड़ोसी दुकानदार ने विरोध जताने पर उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में बीबीए छात्र निखिल यादव का अपहरण नहीं हुआ था। शेयर बाजार में रकम डूबने से छात्र ने ड्रामा किया था। अपने ही मोबाइल से परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए की फिरौती का मैसेज किया। दिनांक 20 अगस्त 2024 को थाना सिकंदरा पर मथुरा निवासी एक व्यक्ति ने सूचना दी कि उसके बेटे ने फ़ोन कॉल किया था। बेटा जो यहाँ थाना सिकंदरा अंतर्गत आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज में बीबीए की पढ़ाई कर रहा है, उसने फ़ोन कॉल के माध्यम से अपने पिता को बताया कि उसका कुछ ज़मीन के लेन देन के मामले में किसी व्यक्ति ने उसको थाना सिकंदरा अंतर्गत की किसी प्लॉट पर बुलाया था और वहाँ से उसका अपहरण कर लिया। इस सूचना पर तत्काल संगत धाराओं में थाना सिकंदरा के द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया गया। इसमें थाना सिकंदरा और एसओजी सर्विलांस नगर जोन की टीम तत्काल एक्टिवेट कर दी गई। तो इस लड़के को, जो वादी का बेटा है, निखिल नाम का व्यक्ति, इसको नोएडा से टीम ने रिकवर कर लिया।
जब रिकवर करने के बाद प्राइमरी पूछताछ की तो इसने बताया कि किसी ने इसको डंडा मार के बेहोश कर दिया था और बेहोश करके नोएडा में ले आके यहाँ पर रखा। जनपद रामपुर के तहसील स्वार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी निरीक्षक देवेश चौधरी पर खिदमते आवास युवा समिति द्वारा आरोप लगाते हुए बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक द्वारा सरकारी अस्पताल के बाहर से दवाई लिखने का कमीशन लेने के गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी एसपी सिंह को शिकायती पत्र सौंपा गया। युवा समिति स्वार की तरफ से एक प्रार्थना पत्र मिला है, उसमें उनके द्वारा शिकायत की गई है कि वहाँ के जो अधीक्षक हैं स्वार CSC के डॉक्टर देवेश चौधरी, उनके ऊपर कुछ आरोप हैं इसमें कि वो कुछ खास अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर ही अपने वो भेजते हैं, कुछ मेडिकल स्टोर हैं उन पर बाहर की दवाई लिखवाते हैं और ख़ास मेडिकल स्टोर है जहाँ से कमीशन लेते हैं। इस तरह की 2-3 चीज़ें इसमें पत्र में हैं और इसमें जांच करके उनके विरुद्ध जो है आवश्यक कार्रवाई के लिए लिखा हुआ है ना। तो मैं इसकी जांच करा रहा हूँ, ठीक है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर जो भी उचित न्यायोचित कार्रवाई होगी वो होगी। जनपद रामपुर में ऐसी जगह है जहाँ पर अल्ट्रासाउंड करना है और वहाँ टेक्नीशियन है उसको ऑपरेट करना है। देखिए ऐसा है कि अभी तो इस समय पे हम लोग सभी एक जेई अभियान की शुरुआत की और पुलिस भर्ती हो रही है, तो इसमें सारा पुलिस प्रशासन सब लगा हुआ है और इसका इंस्पेक्शन जो है मैंने DM सर के माध्यम से एक समिति गठित करा दी है जिसमें SDM और हमारे नोडल अधिकारी साथ में रहेंगे। खबर आगरा से है। नोएडा से ताज दीदार को ताजमहल पहुंचे परिवार में शामिल महिला की गर्मी और उमस से अचानक तबीयत बिगड़ी। सूचना ताज सुरक्षा में तैनात रिस्पांस टीम ने पश्चिमी गेट पर बने TF यानी टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर पर फर्स्ट एड दिलाया। महिला को बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस से निजी अस्पताल भेजा गया। फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का